नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, नवरात्र शुरू हो चुके हैं और शुरू हो चुका है रामलीलाओं के मंचन का सिलसिला। क्या है इन रामलीलाओं का इतिहास, कब से और किस किस तरह से ये रामलीलाएं मंचित होती थी, आज किस तरह से इनका स्वरूप बदल चुका है, कौन लोग हैं जो आज भी इसका जिम्मा संभाले हुए हैं, इसके प्रति डेडिकेट हैं, और किन किन लोगों का योगदान रहा है इस रामलीला के लिए, क्या होता है इस रामलीला में, इसके पूरे इतिहास को बता रहे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जो कि दून विश्वविद्यालय और शोध केंद्र में रिसर्चर हैं, शोधार्थी हैं, लोक उत्सवों और लोक पर्वों के अध्येता हैं। कई सारी किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और आज पूरे इतिहास को बहुत पुख्ता जानकारी के साथ, पूरी रिसर्च के साथ में हम सब के सामने लाए हैं। हम बहुत आभारी हैं उनके। और दोस्तों, देर न करते हुए आइए सुनते हैं आज का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम। सांस्कृतिक परंपरा की दृष्टि से उत्तराखंड एक समृद्ध राज्य है। समय समय पर यहाँ के कई इलाकों में अनेक पर्व और उत्सव मनाए जाते रहे। लोक और धर्म से जुड़े इन उत्सवों की आस्था समाज के साथ बहुत गहराई से जुड़ी है। उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल की रामलीला का इस संदर्भ में विशेष महत्व है। कुमाऊं अंचल में रामलीला नाटक के मंचन की परंपरा का इतिहास लगभग 160 साल से अधिक पुराना माना जाता है। यहाँ की रामलीला मुख्यतः रामचरित मानस पर आधारित है। देश के अलग अलग प्रांतों में नाट्य रूप में प्रचलित रामलीला का मंचन अलग अलग तरीकों से किया जाता है। कुमाऊं अंचल की रामलीला मुख्यतः गीत नाट्य शैली में प्रस्तुत की जाती है। मौखिक परंपरा पर आधारित यहाँ की रामलीला पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में रचती बसती रही है। आज से 7-8 दशक पूर्व पहाड़ी इलाकों में आवागमन, संचार और बिजली आदि की सुविधाएं बहुत सीमित मात्रा में थी। यहाँ के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि उस समय रामलीला का मंचन रात को मशाल, लालटेन व पेट्रोमैक्स व कहीं कहीं चीड़ के छिलकों की रोशनी में भी किया जाता था। कुछ जगहों पर दिन के उजाले में भी रामलीला का मंचन होता था। संस्कृति के जानकार लोगों के अनुसार रामलीला नाटक के मंचन की सबसे पहले शुरुआत 1860 में मानी जाती है, जिसका श्रेय तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर स्वर्गीय देवीदत्त जोशी को जाता है। स्वर्गीय देवीदत्त जोशी ने पहली रामलीला अल्मोड़ा नगर के भद्रेश्वर मंदिर में मंचित करवाई। रामलीला के जानकार लोग यह भी बताते हैं कि अल्मोड़ा से पहले 1830 में स्वर्गीय देवीदत्त जोशी ने पारसी नाटक के आधार पर उत्तर प्रदेश के बरेली और मुरादाबाद में भी कुमाऊनी तर्ज पर रामलीला आयोजित करवाई थी। बाद में अल्मोड़ा से यह रामलीला धीरे धीरे कुमाऊं के अन्य नगरों व कस्बों तक भी पहुंची। नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में यह रामलीला क्रमशः 1880, 1890 व 1902 में हुई। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कुमाऊं के अलावा गढ़वाल अंचल के भी कुछ स्थानों में रामलीला का मंचन होने लगा था। पौड़ी नगर के सर्वप्रथम 1906 में स्वर्गीय पूर्णानंद त्रिपाठी, जो कि डिप्टी इंस्पेक्टर थे, उनके सहयोग से रामलीला के आयोजन का उल्लेख मिलता है। उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति के जानकार डॉक्टर योगेश धस्माना भी अपने एक लेख में राम कथा मंचन और पर्वतीय रामलीला नामक आलेख में
श्री बाबुलकर के कथन और लोक प्रचलित मान्यताओं को आधार मानकर लिखते हैं कि देवप्रयाग में 1843 में रामलीला खेली गई थी। कुमाऊनी रामलीला के संदर्भ में एक विशेष बात यह भी है कि अल्मोड़ा नगर में 1941 के दौरान विख्यात नृत्य सम्राट पंडित उदय शंकर ने भी रामलीला का मंचन किया था। इस रामलीला में उन्होंने छायाचित्रों के माध्यम से नवीनता लाने का भी प्रयास किया। हालांकि पंडित उदय शंकर द्वारा प्रस्तुत यह रामलीला कुमाऊं की परंपरागत रामलीला से कई मायनों में अलग भी थी, लेकिन उनके छायाचित्रों, अभिनय व उत्कृष्ट संगीत व नृत्य की छाप अल्मोड़ा नगर की रामलीला पर अवश्य पड़ी। कुमाऊं की रामलीला की एक खास बात यह भी है कि नाटक में अभिनय करने वाले पात्र किसी नाटक मंडली से जुड़े नहीं रहते, अपितु वे आम लोगों से आए एक सामान्य कलाकार ही होते हैं। वे महज 20-22 दिन की तालीम में ही दक्षता पा लेते हैं। इसके अलावा रामलीला के मंच निर्माण की व्यवस्था तथा मंचन से लेकर आर्थिक संसाधनों को जुटाने तक सारे कामों में समाज के सभी लोगों की सहभागिता बराबर रूप से दिखाई देती है। रामलीला मंचन के लिए स्थानीय स्तर पर लोग रामलीला समिति का गठन करते हैं और इसके संचालन व व्यवस्था के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का चयन किया जाता है। समिति द्वारा रामलीला के सफल आयोजन के लिए आम लोगों, व्यापारियों, विधायक, सांसदों व अन्य विशिष्ट जनों से चंदे के रूप में भी धनराशि एकत्रित की जाती है। चंदे से प्राप्त इस राशि का उपयोग रामलीला समिति कलाकारों के पारितोषिक वितरण, ध्वनि विस्तारक यंत्रों, प्रकाश, पर्दे, वस्त्र, शस्त्र, साज सज्जा, आतिशबाजी व कलाकारों के जलपान तथा शामियाना आदि की व्यवस्था में करते हैं। कुमाऊनी रामलीला में बोले जाने वाले संवाद, धुन, लय, ताल व सुरों में हमें पारसी थिएटर की छाप साफ तौर पर दिखाई देती है। इसके साथ ही इस रामलीला में ब्रज के लोकगीतों और नौटंकी की मिलीजुली झलक भी दिखाई देती है। संवादों की अगर हम बात करें तो इसमें आकर्षकता लाने के लिए कहीं कहीं पर नेपाली भाषा व उर्दू की गज़ल का प्रयोग भी दिखाई देता है। कुमाऊं की रामलीला में संवादों में स्थानीय बोलचाल के सरल शब्द चलन में आते हैं। रावण परिवार के दृश्य में मंचित नृत्य व गीतों में ज़्यादातर कुमाऊनी शैली प्रयोग में लाई जाती है। रामलीला के गायन संवादों में विभिन्न राग रागिनियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। कुमाऊं की रामलीला में बरेली के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित राधेश्याम जी की रामायण गान शैली भी समावित है। राधेश्याम तर्ज के नाम से प्रचलित यह तर्ज बहुत कर्णप्रिय लगती है। हारमोनियम की सुरीली धुन और तबले की गमकती गूंज में अभिनय करने वाले पात्रों का गायन बहुत कर्णप्रिय लगता है। संवादों में रामचरितमानस के दोहों व चौपाइयों के अलावा कई जगहों पर गद्य रूप में संवादों का भी प्रयोग होता है। खास बात यह है कि यहाँ की रामलीला में गायन को अभिनय की अपेक्षा ज़्यादा महत्व दिया जाता है। रामलीला में वाचक अभिनय अधिक होता है। अभिनय करने वाले पात्र अपने हाव भाव के साथ गायन करते हैं और कभी कभी नाटक मंचन के दौरान पार्श्व गायन भी किया जाता है। अपने एक शोध प्रबंध में कुमाऊनी रामलीला के जानकार डॉक्टर मथुरादत्त जोशी बताते हैं कि कुमाऊं की रामलीला में अभिनय आंगिक
वाचिक, सात्विक एवं आहार्य अभिनय के रूप में मौजूद है। शरीर के अंगों यथा सिर, हस्त, उर, पार्थ, कटी व पैर के अलावा आँख, नाक, अधर, कपोल व ठोड़ी द्वारा आंगिक अभिनय को सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अल्मोड़ा की लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब के वरिष्ठ रंगकर्मी शिवचरण पांडे का कहना है कि कुमाऊनी रामलीला का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसका सुमधुर संगीत है। समय समय पर बाहर से आई भजन मंडलियों, रासलीला मंडली, नौटंकी व पारसी थिएटर में प्रदर्शित धुनों को कालांतर में शास्त्रीय रागों के प्रारूप में यहाँ की रामलीलाओं के गीतों पर ढाला गया है। रामलीला के अनेक दृश्यों में प्रभाव लाने के लिए पर्दे के पीछे से आकाशवाणी की उद्घोषणा भी होती है। नाटक मंचन में दृश्य परिवर्तन के दौरान जो समय बचा रहता है उसकी भरपाई के लिए मंच पर कभी कभी विदूषक भी आते हैं। यह विदूषक अपने हास्यपरक गीतों व अभिनय से रामलीला के तमाम दर्शकों का मनोरंजन तो करते ही हैं, साथ ही जो समसामयिक प्रसंग होते हैं उन पर भी अपने व्यंग्यों से कटाक्ष भी करते हैं। कुमाऊं की रामलीला की एक अन्य खास बात यह भी दिखाई देती है कि इसमें अभिनय करने वाले सभी पात्र पुरुष होते हैं। आधुनिक बदलाव में अब कुछ जगह रामलीलाओं में कोरस गायन व नृत्य के अलावा कुछ विशेष प्रसंगों में अभिनय पर महिलाओं की भी भागीदारी रहती है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना जरूरी होगा कि कुमाऊनी रामलीला में कई स्थानीय जानकार लोगों ने नाटक भी लिखे हैं। डॉक्टर पंकज उप्रेती के अनुसार सबसे पुरानी रामलीला नाटक 1886 में देवीदत्त जोशी द्वारा लिखा गया, जो अब अप्राप्त है। इसके अलावा 1927 में कुंदन लाल शाह, पंडित रामदत्त जोशी, 1959 में गोविंद लाल शाह मैनेजर तथा 1927 में नंदकिशोर जोशी द्वारा भी रामलीला नाटकों की रचना की गई। कुमाऊनी भाषा में स्वर्गीय ब्रजेंद्र लाल शाह द्वारा 1982 में लोक धुनों पर आधारित श्री रामलीला नाटक भी लिखा गया। श्री रामचरित अभिनय नाम से एक संकलन SS पांगती मुंशियारी वालों ने भी तैयार किया है। इसके अलावा कुंदन सिंह मनराल पहाड़ी की कुमाऊनी रामायण नाम से एक काव्य रचना 2007 में भी प्रकाशित हुई है, जिसमें कुमाऊनी भाषा में राम कथा के विविध चरित्रों का अलौकिक पक्ष उजागर हुआ है। कुमाऊं में रामलीला नाटक की रिहर्सल लगभग 1-2 माह पहले से शुरू होनी प्रारंभ हो जाती है, जिसे यहाँ स्थानीय लोग तालीम कहते हैं। तालीम मास्टर द्वारा बहुत ही मेहनत से अभिनय करने वाले पात्रों को संवाद, अभिनय, गायन व नृत्य का बारीकी से अभ्यास कराया जाता है। गांव शहर के सार्वजनिक मैदान अथवा दूसरे जगहों पर लकड़ी के खंभों व तख्तों से रामलीला का अस्थायी मंच तैयार किया जाता है। कुछ जगहों पर तो आप रामलीला के स्थायी मंच भी दिखाई देते हैं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन से रामलीला मंचन की शुरुआत हो जाती है। संपूर्ण रामलीला दशहरे अथवा उसके 1-2 दिन बाद तक चलती है। परंपरानुसार रामलीला मंचन के दौरान अभिनय करने वाले पात्रों को केवल निरामिष भोजन ही ग्रहण करने का पालन करना होता है। कुमाऊं की रामलीला में भगवान राम जन्म से लेकर उसके राज तिलक तक की समस्त लीलाओं को मंचित किया जाता है। कुमाऊं की रामलीला में सीता स्वयंवर, परशुर लक्ष्मण संवाद, दशरथ केकई संवाद, सुमंत का राम से आग्रह, सीता हरण, लक्ष्मण शक्ति, अंगद रावण संवाद, मंदोदरी रावण संवाद और राम रावण युद्ध के प्रसंग प्रमुख आकर्षण होते हैं।
संपूर्ण रामलीला नाटक में तकरीबन 60 से अधिक पात्रों द्वारा अभिनय किया जाता है। यहाँ की रामलीला में राम, रावण, हनुमान, दशरथ के अलावा अन्य पात्रों में परशुराम, सुमन, सुपर्णखा, जटायु, निषाद राज, अंगद, सबरी, मंथरा व मेघनाथ के अभिनय देखने लायक होते हैं। इन्हें देखने के लिए दर्शकों की अपार भीड़ भी उमड़ती है। यहाँ की रामलीला में जो पर्दे मंच पर लगाए जाते हैं और जिन वस्त्रों को अभिनय करने वाले पात्र पहनते हैं, उनके श्रृंगार व आभूषणों में मथुरा शैली की छाप साफ तौर पर दिखाई देती है। नगरीय क्षेत्रों की रामलीला को आकर्षण बनाने में नवीनतम तकनीक, साज सज्जा, रोशनी व आधुनिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बखूबी से होता है। कुमाऊं अंचल की रामलीला का मंचन ज़्यादातर शारदीय नवरात्र में किए जाने की परंपरा है, लेकिन कहीं कहीं नवरात्र के बाद दिवाली के आसपास भी और कहीं कहीं गर्मियों में चैत्र के नवरात्र में भी रामलीला का मंचन किया जाता है। कुमाऊं अंचल में रामलीला मंचन की यह परंपरा अल्मोड़ा नगर से विकसित होकर बाद में आसपास के क्षेत्रों में चलन में आई। शुरुआती दौर में अल्मोड़ा के नज़दीक सतराली, पाटिया, नैनीताल, पिथौरागढ़, लोहाघाट, बागेश्वर, रानीखेत, भवाली, भीमताल, रामनगर, हल्द्वानी व काशीपुर के अलावा पहाड़ी प्रवासियों द्वारा आयोजित मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ जैसे नगरों की रामलीलाएं भी बहुत प्रसिद्ध रही। शारदीय नवरात्रों में उत्तराखंड के सांस्कृतिक नगर अल्मोड़ा में रामलीला की कुछ अलग ही रंगत दिखाई देती है। यहाँ आज भी नंदा देवी, रघुनाथ मंदिर, धारानौला, मुरली मनोहर, ढूंगाधारा, कर्नाटक खोला, खोल्टा, पांडे खोला व नारायण तिवारी दीवार तथा खत्याड़ी में बड़े उत्साह के साथ रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। इन स्थानीय गांवों व नगर की जनता देर रात तक इन रामलीलाओं का भरपूर आनंद उठाती है। अल्मोड़ा नगर में लक्ष्मी भंडार की रामलीला का आकर्षण नगर की अन्य रामलीलाओं से कुछ अलग ही होता है। नवरात्र के दौरान नगर के विभिन्न समितियां रावण, अहिरावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ताड़िका व खरदूषण सहित रावण परिवार के 1.5 दर्जन से अधिक सदस्यों के पुतले बनाने में जुट जाती है। इतनी ज़्यादा संख्या व आकर्षक पुतलों के लिहाज से इस तरह के पुतले शायद ही किसी अन्य भारतीय शहर में बनाए जाते होंगे। दशहरे के दिन इन सारे पुतलों को बड़े उत्साह के साथ पूरे बाजार में घुमाया जाता है। अल्मोड़े के इस दशहरे ने अब सांस्कृतिक मेले का रूप ले लिया है। दशहरे के दिन इन पुतलों को देखने के लिए नगर से बाहर के लोग भी देखने आते हैं। कुमाऊं अंचल की रामलीला की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि इसको आगे बढ़ाने में जहां पहले स्वर्गीय पंडित रामदत्त जोशी, स्वर्गीय बद्रीदत्त जोशी, कुंदनलाल शाह व नंदकिशोर जोशी, बाकेलाल शाह, नृत्य सम्राट उदय शंकर व ब्रजेनलाल शाह जैसे कई दिवंगत व्यक्तियों व कलाकारों का योगदान दिखाई देता है। वहीं 1970 व 80 के दशक में लखनऊ आकाशवाणी के उत्तरायण कार्यक्रम ने भी कुमाऊं अंचल की रामलीला को प्रसारित कर इसे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान में अल्मोड़ा नगर के लक्ष्मी भंडार के शिवचरण पांडे, श्री प्रभात शाह गंगोला व उनके सहयोगी और नैनीताल में श्री राम सेवक सभा समिति व हल्द्वानी के डॉक्टर पंकज उप्रेती, भवाली के डॉक्टर राकेश बेलवाल सहित कई तमाम व्यक्ति, रंगकर्मी व कलाकार इस परंपरागत रामलीला को सहेजने व संवारने के काम में लगे हुए हैं।
दोस्तों, रामलीला पर बहुत ही विस्तार से बहुत बेहतरीन पुख्ता जानकारी जो है वो चंद्रशेखर तिवारी जी ने दी। आप सबको कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें देना न भूलिएगा। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमारे मेल एड्रेस के जरिए, हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए और हमारे फेसबुक पेज के जरिए आप दे सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है hellohaldwani91.2@gmail.com। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप वाकई में हमारे रेडियो को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के कोने कोने में हमारे इस रेडियो को सुन सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा चलती है। और अगर आप वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं दिन में तो हम अपनी रेडियो सभा का दोहराव भी करते हैं शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।